सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप कैसे हो? अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। और आज हम साइकोलॉजी के टेस्ट सीरीज पर बात करने वाले हैं। ये टेस्ट सीरीज नंबर ध्यान देना 32 है। मैंने इससे पहले 31 सोल्व करवा दिए हैं, उनको जाके प्लेलिस्ट में देखना। मैंने साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज संपूर्ण पाठ्यक्रम के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। ये जो टेस्ट है ना, आपके 32 टेस्ट है। और आगे आने वाले सभी टेस्ट, ये रीट और सीटेट और सभी जो भी टीचर की भर्ती होती हैं, चाहे किसी भी स्टेट की वो जैसे एमपी टेट है, यूपी टेट, सबके काम में आने वाला है। और इसमें मैं बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न लेता हूँ। पिछली जो रीट में आए हुए प्रश्न होते हैं इसमें, और जो भी जैसे कि बहुत सारे स्टेट हैं, इनके प्रश्न में छांट छांट के लेता हूँ इसमें। जैसे कि हमारे पड़ोसी राज्य है इनका, जैसे यूपी टेट है, एमपी टेट है, पी टेट है, एस टेट है, बी टेट है। ये जो भी राज्य है ना, इनमें जो मनोविज्ञान के प्रश्न है, वो मनोविज्ञान तो सब जगह सेम हो गया, आपको ही पता है। ऐसा तो है नहीं कि जीके है जो चेंज हो जाएगा, मनोविज्ञान सब जगह सेम चलती है। तो इनके प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। ये बहुत शानदार प्रश्न होते हैं। तो चलिए देखते हैं, देखिए शानदार होते हैं कि नहीं होते, ये तो हम देख के ही विश्वास करेंगे। लेकिन ये ध्यान देना, रीट और सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब मैं जो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, लेकिन इसको पूरा नहीं दिख रहा, तो मैं पूरा लेकर आता हूँ। देखो पहला प्रश्न जो है स्क्रीन पर ये आ चुका है। साहब क्या कहना चाहता है प्रश्न आपसे? प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि प्रश्न नंबर एक है। प्रश्न नंबर एक ये कहना चाहता है, विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। ये कथन किसका है? देखो साहब, कितने अजीबो अजीबो तथ्य आते हैं। विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, मतलब बात तो ये हो गई यहाँ पे कि विकास की किसी भी अवस्था पर आप कुछ भी सिखा दो बालक को, मतलब उसमें परिपक्वता आए नहीं आए, लेकिन आप कुछ भी सिखा सकते हो। ये बात कहना चाहता है। किसने कही थी ये? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए मुझे। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा ना साथ में, ये जाएगा ऑप्शन नंबर दो को। ऑप्शन नंबर दो को जाएगा। देखो जीन पियाजे ने जो वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था ना, जीन पियाजे ने क्या दिया था? जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया था ना, ये सिद्धांत जो विकास का मतलब सबसे बड़ा सिद्धांत है। ये कह सकते हैं हम, क्या है ये? विकास का सबसे बड़ा सिद्धांत है। क्यों है सबसे बड़ा सिद्धांत? क्योंकि ध्यान देना, इन्होंने बालक को, इनके खुद के बालक पर इन्होंने अध्ययन किया, और इनने खुद के बालक पर अध्ययन किया। इसी के कारण इनको क्या किया जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किनको? जीन पियाजे को। तो ये बात आपको याद रखनी है। इन्होंने बहुत अच्छा सिद्धांत दिया था, और वो सिद्धांत मैं पढ़ा चुका हूँ, वो भी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब मैं चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। देखो प्रश्न नंबर दूसरा जो है ना, स्क्रीन पर पेश होने जा रहा है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आएगा। देखो दूसरा प्रश्न भी साहब बहुत शानदार प्रश्न है। सोच समझ के उत्तर देना, कहीं ऐसा नहीं होगा आप गलत उत्तर दे दो इसका, ठीक है ना। तो इसका देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर दूसरा है। और पहले तो आप क्या करोगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना जरूर, ठीक है ना। तो क्या कहना चाहता है? देखो प्रश्न प्रश्न दूसरा ये कहना चाहता है कि कबीर के दोहे याद करे करे, मतलब यहाँ पे ये कहना चाहता है आपको, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक को रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होता। मतलब कि आपके कबीर के दोहे आपको सारे याद है, लेकिन आपको रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने पर निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है? साहब बहुत मतलब शानदार प्रश्न है, कह सकता हूँ मैं। इसका उत्तर दो आप। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका जल्दी से उत्तर दे दीजिए मुझे। आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी इसका उत्तर तो हमें आता है, बिल्कुल आता होगा आपको। तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। देखो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ना, रहीम के दोहे मतलब कबीर के दोहे आप याद कर रहे हो, और आपको रहीम के दोहे याद नहीं हो रहे हैं। तो मतलब कि एक चीज में जो आप सीख रहे हो, दूसरी चीज में काम में नहीं आ रहा है, तो इसे बोलते हैं हम शून्य स्थानांतरण। क्या बोलते हैं? शून्य स्थानांतरण, या इसे शून्य अंतरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शून्य अधिगम अंतरण भी बोलते हैं। शून्य अधिगम अंतरण का और उदाहरण देखने को कहाँ मिलता है? पहला तो यही है कि रहीम के दोहे याद कर लो, या फिर कबीर के दोहे याद करो। दूसरा मिलता है देखो, क्रिकेट के खिलाड़ी पर बॉलिंग गेंदबाज का प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब एक क्रिकेट का खिलाड़ी है, तो ये जरूरी नहीं कि वो क्रिकेट का खिलाड़ी हो, वो अच्छी बॉलिंग भी कर ले और अच्छी बैटिंग भी कर ले, अच्छी बल्लेबाजी भी कर ले और अच्छी गेंदबाजी भी कर ले, ये दोनों जरूरी नहीं है। तो ये प्रश्न ऐसे देखने को मिलता है। नकारात्मक का मतलब होता है बिल्कुल ही उल्टा। मतलब कि जैसे कि आपने पहले तो क्या चला रहे कि बस चला रहे कि सब कुछ चला रखा, और अब आप साइकिल चलाना सीख रहे हो। बस चलाना सीख गए आप, और अब साइकिल चलाना सीख रहे हो, ये नकारात्मक होता है। सकारात्मक का मतलब होता है छोटे कार्य से बड़े कार्य को। जैसे आपने साइकिल चलाना सीख ली और अब बस चलाना सीख रहे हो आप, ठीक है ना। मतलब साइकिल चलाना सीख ली, मोटरसाइकिल चलाना आप सीख रहे हो। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। मैं अब चलता हूँ तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न छोटा ही है, लेकिन बहुत शानदार प्रश्न है। देखो प्रश्न क्या है, इसको तो अभी आप देख के मेरे को बताओगे, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये साहब, वुडवर्थ के अनुसार सीखना होता है। वुडवर्थ है, वुडवर्थ के अनुसार सीखना है। क्या है वुडवर्थ के अनुसार सीखना? तो ये बताइए मुझे। वुडवर्थ ने दो बातें बताई थी। देखो वुडवर्थ ने कौन कौन सी बातें बताई थी? पहली बात इन्होंने बताई थी कि नवीन ज्ञान। क्या बताया था इन्होंने? इन्होंने बताया था नवीन ज्ञान जो होता है ना, नवीन ज्ञान। और इन्होंने एक बताया था नवीन प्रतिक्रिया। मतलब नवीन प्रतिक्रिया क्या है? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन ही क्या कहलाता है?
अधिगम कहलाता है। तो देखो यहाँ पे वुडवर्थ के अनुसार सीखना क्या होगा, नवीन ज्ञान प्राप्त करना क्या हो जाएगा, सीखना हो जाएगा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ साहब। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पेश होने जा रहा है। देखो बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न ये कहना चाहता है आपसे कि चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है। तो पहले तो देखो आपको देखो चिंतन में समझा दूँ चिंतन क्या होता है। तो इस दुनिया में जितने भी काम है ना, ये काम अपने आप में क्या है, एक समस्या है। ये क्या है, एक समस्या है। अब इस समस्या का क्या चाहते हैं हम, समाधान चाहते हैं। समाधान क्या चाहते हैं हम, इसमें समाधान चाहते हैं। अब इस समाधान का कैसे करेंगे इसका, तो समाधान करने के लिए हम क्या करते हैं, हम तीन चीज़ों को काम में लेते हैं। पहले तो उस समस्या पर विचार करते हैं, फिर उस पर सोचते हैं, फिर समझते हैं। तो इसे ही चिंतन बोलते हैं मनोविज्ञान की भाषा में। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि साहब हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम ऐसा काम करते हैं, मतलब पहला हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो उससे बोलते हैं हम संज्ञान। जो हमारा पूर्व ज्ञान होता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम, संज्ञान बोलते हैं। तो अब आपको इसका हिंट मिल गया कि चिंतन अनिवार्य रूप से किसका, संज्ञानात्मक गतिविधि का एक रूप है। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। मैं अब अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। देखो अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, अगला प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न ये कहना चाहता है साहब आपसे कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, ये बताना है आपको। तो आप आराम से बता दोगे इसका उत्तर। तो ध्यान देना। देखो क्या हुआ था कि एक कोलर साहब थे। तो ये क्या है कि एक वन मानुस है जिसका नाम चिंपांजी था, उसे सुल्तान भी कहते थे। उसको क्या किया, एक पिंजरे में बंद कर दिया, और पहले तो केले को ऐसे ही क्या किया, इन्होंने लटका दिया। तो उस चिंपांजी नामक ने क्या किया, केले को तोड़ के खा लिया। फिर उन्हें थोड़ा ऊपर लटका दिया। ऐसे कर करके इन्होंने क्या किया, अनेक सारे उस पर प्रयोग किए। लेकिन ये बार बार देखता था, ये कहता था कोल साहब आप कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे को केले खाने हैं तो मैं खा ही लूँगा, ठीक है ना। तो ये अंतर्दृष्टि का मतलब होता है क्या, सूझ। अंतर्दृष्टि का मतलब क्या होता है, सूझ होता है। और सूझ का मतलब होता है क्या, अचानक प्राप्त होने वाला ज्ञान। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, कोहलर साहब थे हमारे। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो इन्होंने चिंपांजी नामक वन मानव या मन सुल्तान पर प्रयोग किया था। पावलोव ने किस पर किया था, कुत्ते ने किया था। स्किनर ने चूहे और कबूतर पर किया था। इसने थोर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर किया था। ध्यान रखना, ये कई बार पूछ लिया गया प्रश्न है ये। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। देखो अगला प्रश्न जो है ये स्क्रीन पर पेश है। प्रश्न नंबर 6 है। क्या कहना चाहता है, देखो प्रश्न नंबर 6, परीक्षण विधि के जनक है। टेस्ट मेथड जो है ना, किसने दिया था, आपको अच्छे से पता होगा ये टेस्ट मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा साहब, आप जल्दी से बता दीजिए मुझे किसको जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 को, विलियम वुंट जो है ना, विलियम वुंट ने परीक्षण टेस्ट मेथड दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब ये कौन है, तो इन्होंने ध्यान देना, वो मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत दिया ना वही है। नहीं, मनोविश्लेषण इन्होंने तो ध्यान देना, ये मैकडूगल जो है ना, ये इंग्लैंड के थे। इन्होंने सर्वप्रथम व्यवहार शब्द दिया था। क्या दिया था इन्होंने, व्यवहार शब्द दिया था। व्यवहार, ध्यान देना, व्यवहार शब्द जो दिया ना, ये दिया था इन्होंने। और कब दिया था, तो 1905 में दिया था, ठीक है ना। 1905 में व्यवहार शब्द किसने दिया था, इंग्लैंड के एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है विलियम मैकडूगल, इन्होंने दिया था। विलियम जेम्स ने क्या बताया था, इन्होंने बताया था आप चेतना का विज्ञान लेकर आए थे ये। और विलियम वुंट जो है ना, इन्होंने ध्यान देना, लीपजिम नामक स्थान है जहाँ पर इन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की स्थापना की थी। और एक टीचनर कौन है, तो ये एक संरचनावादी है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ साहब। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पेश हो गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 क्या कहना चाहते हैं, देखो शिक्षा के क्षेत्र में काम में आने वाली विधि है। मैं बता दूं आपको ये प्रश्न रिपीट है, क्या है ये प्रश्न रिपीट। लेकिन ये रिपीट इसलिए किया मैंने कि मेरे जितने भी साथीगण हैं जो पुराना टेस्ट दे रहे हैं उनको याद कितना हो रहा है। देखो ये मूल्यांकन हो रहा है आपका, मूल्यांकन के अंदर और मूल्यांकन, मतलब कि देखो पीछे की चीज़ें भूल जाना तो हमारा मतलब सिलेक्शन नहीं करवा सकते ना हम, तो पीछे की चीज़ें भी याद रखनी है हमें। तो ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा होगा, जीवन इतिहास विधि जो होती है ना, ये होती है शिक्षा के क्षेत्र में काम में आने वाली विधि होती है, ठीक है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर, देखो ये विद्या भी काम में आती है, लेकिन ये दूसरे में भी आती है, ठीक है ना। तो अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। देखो अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। क्या कहना चाहता है, देखो प्रश्न ये कहना चाहता है आपसे कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। कथन किसका है ये, मतलब ये बात किसने बताई थी, आपको ये बताना है। तो आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये बात किसने बताई होगी, आपको वुडवर्थ लग रहा होगा, बहुत से जनों को वुडवर्थ लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल वुडवर्थ नहीं आएगा इसका आंसर जाएगा वैलेंटाइन का। वैलेंटाइन ने ये बात बताई थी कि किशोरावस्था जो होती है ना, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। नवा प्रश्न स्क्रीन पर पेश हो गया है। देखो क्या कहना चाहता है, प्रश्न ये कह रहा है कि किससे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए मुझे किससे जाना जाता है, किशोर मनोविज्ञान के पिता जो है ना वो किसे कहते हैं, ये आपको बताना है।
अब आपके मन में आ रहा होगा कि साहब या तो कैसे आएगा, ये गेरिसन आएगा, लेकिन इसका आंसर ये नहीं आएगा। मैं बता दूं आपको, इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा ये जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर 3 को, स्टैनली वोल्ट जाएगा। स्टैनली वोल्ट ने, ध्यान देना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, हर एक शब्द को ध्यान से सुनना। स्टैनली वोल्ट ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत का नाम है अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत। ये सिद्धांत इन्होंने कब दिया था, तो ध्यान देना, ये सिद्धांत दिया था इन्होंने 1904 में दिया था, ठीक है ना, 1904 में दिया था। और ये सिद्धांत किस पुस्तक में दिया था, तो ये दिया था इन्होंने एडोल सेंस नामक की एक पुस्तक है, एडोल, ये लिखा मैंने देखो, एडोल सेंस नामक की जो पुस्तक है ना, उसमें इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। इन्होंने इस सिद्धांत में क्या बात कही थी, तो इन्होंने इस सिद्धांत में बात कही थी कि साहब विकास जो होता है ना, किशोरावस्था में जो विकास होता है या अचानक होता है, अचानक का मतलब होता है कि बिल्कुल अकस्मात होता है, ठीक है ना, ये बात इन्होंने बताई थी, लेकिन ये बाद में गलत पाई गए। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। आज का जो 10वां प्रश्न है, ये प्रश्न साहब आपसे ये कहना चाहता है कि कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्था प्रस्तावित की। तो किसने की थी ये बताइए आप मेरे को। देखो इसका आंसर आप थोड़ा लॉजिक भी लगाओ ना तो भी आप आराम से दे दोगे। बात किसकी हो रही है, 8 अवस्था की हो रही है। पहली चीज़ इस पर फोकस करना, 8 अवस्था के बारे में बता रहा है और कौन बता रहा है, एरिक्सन। तो एरिक्सन बताना चाहता है, तो आप सोच के समझ के उत्तर देना मेरे को, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा साहब ये जाएगा जन्म से मृत्यु तक की। यही तो 8 अवस्था बांट सकते हैं, बाल्यावस्था तक 8 अवस्था आ नहीं सकती, किशोरावस्था तक नहीं आ सकती, युवावस्था तक नहीं आ सकती, इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर पहला आंसर हो जाएगा। अब मैं आज का जो 11वां प्रश्न है इसको लेकर आता हूँ। देखो 11वां प्रश्न आ चुका है, 11वां प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये प्रश्न की। इसकी व्याख्या देखना साहब, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। देखो प्रश्न क्या कहना चाहता है, प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, कोई भी बच्चा है और उसकी मानसिक आयु कितनी है, 5 आयु। और मानसिक आयु को हम किससे लिखते हैं, मानसिक आयु को हम लिखते हैं MS से, ठीक है ना। इसको मानसिक आयु को शॉर्ट में मेंटल एज बोलते हैं। यहाँ पे यही मैंने चेंज किया बस, बाकी ये प्रश्न मैं पिछली बार ले भी चुका हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा न्यू पैटर्न पर, मतलब ये बोल सकते हैं ना, नए नए वर्जन के साथ मैंने लेकर आया हूँ आपके लिए। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कालानुक्रमिक आयु जो होती है ना, ये 4 वर्ष से अधिक है। देखो ध्यान देना क्या है, 4 वर्ष से अधिक है, 4 वर्ष फिक्स नहीं करेगी, 4 वर्ष से अधिक 5 भी हो सकती है, समझ में आ रही है ना, 4 वर्ष से अधिक 5 भी हो सकती है, ठीक है। और तो ये बच्चे की क्या IQ निकालने हैं, तो हम जो दे रखा 4 मान लेते हैं, 4 से अधिक मतलब 4 मान लेते हैं, मैं 4 मान रहा हूँ यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं CA, ठीक है ना। तो ये सूत्र जो होता है IQ का सूत्र क्या होता है, देखो ये मैंने लिखा IQ बराबर क्या होता है, IQ बराबर होता है MA/CA होता है। MA/CA जो होता है ना, ये होता है हमारा इसका सूत्र होता है। तो अब ध्यान देना इसमें क्या आ जाएगा, देखो इसमें ये आ जाएगा MA का मान तो कितना है, 5 है, CA का कितना है, 4 है, गुणा किससे करना है, 100 से करना है। तो ये कितनी बार कट जाएंगे, 25 बार कट जाएंगे, और इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ये प्रश्न, ये ध्यान देना, ऐसे सूत्र आप 4-5 प्रैक्टिस कर लेना, ये आपके रीट में मुलाकात होगी इससे आपकी, तो इसका आप विशेष तौर पर ध्यान रखोगे। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। आज का 12वां प्रश्न जो है वो लास्ट प्रश्न है, और ये पैटर्न, जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं पैटर्न बता दूं कि मैं मनोविज्ञान में आपके रीड के लिए 6 यूनिट है, 6 यूनिट से रोजाना 2-2 प्रश्न लेता हूं, और आपके लिए मैं टेस्ट लेकर आता हूं। कक्षा में 22 अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए, कक्षा में 22 अनुशासन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो छात्रों को जो चाहे करने दे, छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करे, छात्रों को कुछ समस्या हल करने को दे दे, और उसमें नम्र एवं दृढ़ता से व्यवहार करे। तो साथियों देखो 2 ऑप्शन तो आप आराम से काट दोगे, लेकिन 2 ऑप्शन से बहुत खतरनाक ऑप्शन है दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए मुझे। इसका करेक्ट जो आंसर जो होगा ना, ये जाएगा ऑप्शन नंबर 4 को। किसको, ऑप्शन नंबर 4 को। नरमी का मतलब होता है देखो कम, और दृढ़ का मतलब होता है कठोर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको एक शब्द में बोल सकता हूँ दोनों को, कि लचीला व्यवहार। कौन सा, लचीला व्यवहार। लचीला व्यवहार का मतलब ये होता है, लचीला व्यवहार जो होता है ना साहब, ये व्यवहार का मतलब होता है कि आवश्यकता पड़ने पर उसको नरम भी होना चाहिए, मतलब कम, एकदम सहानुभूति होनी चाहिए, और आवश्यकता पड़ने पर कठोर व्यवहार भी करना चाहिए। तो साहब ये थे 12 प्रश्न अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये जो टेस्ट सीरीज है ना, ये संपूर्ण मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम पर आधारित है, तो शेयर जरूर करोगे आप। और जो भी मेरे साथीगण हैं मेरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मेरा तहे दिल से धन्यवाद। और मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप किसी का साथ दे रहे हो, किसी को सपोर्ट कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर भगवान भी आपका साथ दे। वंदे मातरम, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।